हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेर आईएएस में। मैं देवी सिंह। तो भटनेर आईएएस का भाई हमारा ये ऐप है, इसमें से गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना है और इसमें से आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा इंडियन इकोनॉमी का, जो जीएस थर्ड पेपर और प्रीलिम्स में मोर देन सफिशिएंट होगा। जो मैं पढ़ाऊंगा करीब 80 से 90 घंटे की क्लासेस होंगी। साथ में इसमें से जो पीडीएफ है वो भी प्राप्त हो जाएगा और इसमें से टेस्ट मिल जाएंगे। ये हमारा जो कोर्स है हमारे ऐप पे 750 रुपए में उपलब्ध है। बहुत रीजनेबल प्राइस है, तो आप इसको बोरो कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ, टेस्ट और वीडियो, यानी इंडियन इकोनॉमी जो है 15% के आसपास, मैं अगेन बोल रहा हूं कि इंडियन इकोनॉमी को आप 15% के आसपास जो इसका शेयर होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपको बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। अब देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारा जो है ये बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। बैंकिंग सिस्टम का आज ये 6वां या 7वां वीडियो होगा बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं भाई। इसमें से हमें 80:20 स्कीम पढ़ना था। ये 80:20 स्कीम होती क्या है? देखो, यह योजना को अब 80:20 स्कीम को अब खत्म कर दिया गया है। आरबीआई ने सोने के आयात को नियंत्रित करने के संदर्भ में इसको लागू किया गया था कि सोने का जो आयात है उसको नियंत्रित किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत एक सोने का जो आयातक है, मान लो इस सोने को आयात करता था, तो इस योजना के अंतर्गत वह घरेलू बाजार में 80%, ध्यान से सुनना, घरेलू बाजार में 80% और उसको 20% का हर हाल में निर्यात करना होता था। अब अगर वो मान लो 20% का निर्यात करने में असफल हो जाता था, वो विदेशों में बेचने में असफल हो जाता था, तो उसको फिर आयात नहीं करने दिया जाता था, उसको आयात नहीं करने दिया जाता था। तो इस योजना की वजह से जो छोटे छोटे आयातक हैं उन्हें प्रतिस्पर्धा से वो बाहर हो गए और मात्र वे बड़े आयातक जो कि निर्यात करने में सक्षम थे वही बाजार में रह गए। तो एक तरीके से तो आप देखोगे कि जो छोटे छोटे आयातक हैं उनके लिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो इस वजह से जो 80:20 स्कीम है अब इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा हमारा सब हेडिंग है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक एंड एनबीएफसी। डाल लो हेडिंग, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक एंड एनबीएफसी। अब देखो भाई, पूरे विश्व में कुछ ऐसे बड़े बैंक हैं, जो दुनिया में कुछ ऐसे बड़े बैंक हैं जो कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब यह माना जाता है कि यदि ये बैंक मान लो असफल हो जाएं, ये बैंक विफल हो जाएं, जो पूरे विश्व के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं एक अहम रोल अदा करते हैं, तो विश्व की अर्थव्यवस्था को ये क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। अगर ये विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो उनको ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा जाता है। मतलब वैसे बड़े बैंक जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में से एक महत्वपूर्ण अहम हिस्सा रखते हैं, अगर यह विफल हो जाएं या असफल हो जाएं, तो इनके असफल या विफल होने की वजह से जो विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, तो इसको जो ऐसे बैंक होंगे ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्लोबली या ग्लोबल, ठीक है ना। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा जाता है। जब ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की सूची जारी होती है तो इनमें से कई संगठन सम्मिलित होते हैं, परंतु इस सूची को बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के अंतर्गत ये वही जो कमेटी है वही जारी करती है। और इस ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में कोई भी बैंक भारत का नहीं है। तो भारत का कोई भी बैंक नहीं है, भारत का कोई भी बैंक शामिल नहीं है। अब जो बेसल नॉमदंड मापदंड आप जानते हैं, बेसल के जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, नॉर्म्स हैं, तो इसके अंतर्गत जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जारी करती है, एक जो सूची होती है, एक लिस्ट होती है, और इस लिस्ट में भारत का कोई भी बैंक ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक नहीं है। ओके, तो आपने ये एक कॉन्सेप्ट समझा। एक दूसरा है जो मैंने हेडिंग डाली थी, इसे मैं तो आपको डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक समझा रहा था, लेकिन मैं पहले आपको कोशिश किया कि भाई ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक समझ जाओ, तो आप जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक स्वतः समझ जाओगे।
अब आरबीआई ने उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों की एक अलग सूची बना रखी है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक एंड एनबीएफसी कहा जाता है। मतलब वैसे बैंक या कोई वित्तीय संस्थान जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो कि अगर वैसा बैंक कोई क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए या असफल हो जाए, तो इससे होगा क्या कि जो इस मतलब अगर हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी, तो वे बैंक जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण एक आधार का कार्य करते हैं पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, तो डोमेस्टिक लेवल पे उसको यानी घरेलू लेवल पे, घरेलू स्तर पे उसको डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक एंड एनबीएफसी कहा जाता है। इस सूची में आरबीआई ने उन बैंकों को सम्मिलित कर रखा है जिन्होंने कम से कम भारत के जीडीपी का, ध्यान से सुनना, इस सूची में वे बैंक शामिल हैं जिन्होंने भारत की कम से कम जीडीपी का 2% या उससे ज्यादा का ऋण दे रखा है। भारत का जो जीडीपी का साइज है, अगर इन बैंकों ने उसकी भारत की जीडीपी का 2% या उससे ज्यादा का ऋण दे रखा है, तो वैसी डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक एनबीएफसी की सूची में भारत के वैसे बैंकों को रखा गया है। इसमें से कौन कौन से बैंक शामिल हैं, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आईसीआईसीआई, ये दोनों बैंक पहले से शामिल थे, परंतु बाद में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक जो है, एचडीएफसी बैंक को भी इसमें शामिल कर दिया है, जोड़ दिया है। अब वे एनबीएफसी जिन्होंने कम से कम 500 करोड़ रुपए का ऋण दे रखा है, 500 करोड़ रुपए का ऋण दे रखा है, उन्हें डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी की श्रेणी में रखा जाता है। वैसे एनबीएफसी पढ़ा चुका था मैंने, है ना, तो वैसी एनबीएफसी जिन्होंने 500 करोड़ रुपए का, मान लो उनने क्या रखा है, ऋण दे रखा है, ठीक है, 500 करोड़ रुपए का, तो वैसी एनबीएफसी को डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी की श्रेणी में रखा जाता है। किसी भी देश में यह जो सूची होती है उस देश का केंद्रीय बैंक जारी करती है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक एंड एनबीएफसी की सूची हमारी केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई जारी करती है, और जो ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की जो सूची है, ये बेसल कमिटी के अंतर्गत, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के अंतर्गत ये लिस्ट जारी होती है। ओके, दूसरा आप देखो, कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस, कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस। भाई ये सीबीएस क्या है, देखो सीबीएस जो है एक ऐसी व्यवस्था है, सीबीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक बैंक के सभी शाखाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। दोबारा सुनिएगा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक बैंक के सभी शाखाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। यह व्यवस्था आरबीआई प्रदान करती है और इसके माध्यम से एक बैंक की सभी शाखाओं को एक सेंट्रलाइज सर्वर के माध्यम से जोड़ा जाता है। अब जो है ये सीबीएस के अंतर्गत, सीबीएस के माध्यम से एक बैंक का ग्राहक उस बैंक की किसी भी शाखा से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है। इस सुविधा का प्रयोग उस बैंक के एक खाते से उसी बैंक के एक अन्य खाते में ऑनलाइन निधि ट्रांसफर यानी फंड ट्रांसफर के उद्देश्यों से भी किया जा सकता है। तो सीबीएस का बहुत सिंपल सा, और इसको अगर हम आपकी भाषा में बताएं तो ये कह सकते हैं कि भाई ये जो सीबीएस है, आप देखोगे तो मान लो कि जैसे कोई एक बैंक है, ठीक है, मान लो एसबीआई का बैंक है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत मान लो आपका जो अकाउंट है दिल्ली में है या इलाहाबाद में मान लो, और आप इस समय कोलकाता में हैं, ठीक है, और आपका एटीएम कार्ड या कोई भी कुछ चीज गिर गया है, आपको एसबीआई से कोई सुविधा चाहिए, तो आप कलकत्ता के किसी भी एसबीआई की ब्रांच से ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यही सीबीएस है, यही कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, यही सीबीएस है, वो आपको सारी सेवाएं देंगे, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है इसके माध्यम से एक बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं, मान लो एसबीआई की भारत देश में जहां भी जितनी भी शाखाएं हैं, एक दूसरे के साथ ये जुड़ी होती हैं, और ये व्यवस्था के अंतर्गत इसके माध्यम से एक बैंक की सभी शाखाओं को एक
केंद्रीकृत सर्वर के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। हर एक बैंक का एक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज सर्वर होता है और उसी सर्वर के माध्यम से उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको जोड़ के रखा जाता है। तो इसी वजह से आप मान लो कि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि इलाहाबाद में आपका ब्रांच होने के बावजूद भी आप अपनी जो सर्विसेज हैं एसबीआई से कोलकाता में भी अवेल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो एक केंद्रीकृत सर्वर है उससे सारा चीज जुड़ा है, तो उससे जो कम्युनिकेशन गैप नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाता है, इससे आसानी से सर्विस को प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आपने देखा भाई सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, चलो दूसरा देखो, आरटीजीएस, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, आईएमपीएस और यूपीआई भीम, ये सभी को मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, यूपीआई भीम, यूपीआई भीम। अब देखो भाई, इन सभी सुविधाओं का प्रयोग किसी बैंक जो है, तो किसी इन सारी जितनी भी आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है, यूपीआई है, तो इन सभी सुविधाओं का जो प्रयोग है किसी बैंक के एक खाते से किसी अन्य बैंक के एक खाते में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के उद्देश्य से किया जाता है। चाहे वो आरटीजीएस हो या चाहे वो नेफ्ट हो या चाहे वो आईएमपीएस हो। तो पहले आप आरटीजीएस को देख लो। ये आरटीजीएस क्या है? आरटीजीएस स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम, जरा समझो, रियल टाइम, सेम टाइम हो जाता होगा, ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को ये मतलब आरटीजीएस। ये जो सुविधा है ये आरबीआई द्वारा प्रदान की जाती है। ये सुविधा को कौन? आरबीआई के द्वारा प्रदान की जाती है। आरटीजीएस के माध्यम से जो निधि का अंतरण है, यानी ऑनलाइन जो ट्रांसफर है, जो फंड है, तो इसका तुरंत तत्काल सेटलमेंट होता है, इंस्टेंट सेटलमेंट होता है, टाइम नहीं लगता है। अगेन सुनिएगा, रियल टाइम में सेटलमेंट होता है। आरबीआई के द्वारा ये सुविधा मतलब प्रदान करी जाती है और जो भी आरटीजीएस का प्रयोग करता है तो ये निधि ट्रांसफर करने के उद्देश्य से होता है और इसका सेटलमेंट तत्काल होता है। ग्रॉस सेटलमेंट से तात्पर्य क्या है? देखो, ग्रॉस सेटलमेंट, इसके माध्यम से कम 2 लाख रुपए का निधि अंतरण हो सकता है। कम से कम 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का निधि अंतरण हो सकता है। इसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, नो लिमिट मैक्सिमम की। ठीक है, तो इसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। यह जो सेवा है सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध रहती है। 24x7 ये सुविधा। तो अपने आरटीजीएस के बारे में भी देख लिया। ठीक है, ये तत्काल सेटलमेंट, अगेन बोल रहा हूं, इस पॉइंट पे फोकस करना। ठीक है, दूसरा है एनईएफटी, नेफ्ट सुना होगा आपने। एनईएफटी यानी नेफ्ट इज स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखो, ये सुविधा आरबीआई के द्वारा ये भी प्रदान की जाती है। इस सुविधा को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी केंद्रीय बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। नेफ्ट के माध्यम से भी निधि अंतरण होता है। यदि मान लो नेफ्ट के माध्यम से, एनईएफटी के माध्यम से निधि अंतरण हो, तब यह तत्काल नहीं होती है। इसमें से 24 आवर्स के आसपास 24 घंटे तक का टाइम लग सकता है और यह सेवा सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके सेटलमेंट में 24 घंटे तक का टाइम लग सकता है और ये 24x7 ये भी सेवा उपलब्ध होती है। दिस इज नेफ्ट। ओके, अगला आप देखो। अब देखो, आरबीआई ने जो 1 जुलाई 2020 में सभी बैंकों को आरटीजीएस और नेफ्ट पर जो लगने वाला शुल्क था उसको समाप्त करने का निर्देश दिया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देखो भाई, ये आईएमपीएस क्या होता है, जरा आईएमपीएस को समझो। देखो, ये जो सेवा एनपीसीआई प्रदान करती है, ध्यान से सुनना, ऊपर की दो कौन प्रदान करता था? आरबीआई, लेकिन जो आईएमपीएस है इसको एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सेवा कौन देता है? एनपीसीआई देता है। इसका प्रयोग किसी एक खाते से दूसरे खाते में निधि ट्रांसफर करने के उद्देश्य से किया जाता है। आईएमपीएस 24 घंटे उपलब्ध होती है। ये जो आईएमपीएस है
ये 24 आवर्स उपलब्ध होती है। यह छुट्टियों के दिन भी ये उपलब्ध रहती है, ठीक है, छुट्टियों के दिन भी इसकी सर्विस मिलती है। आईएमपीएस के माध्यम से निधि अंतरण तत्काल होता है, मतलब तुरंत अगर पैसा ट्रांसफर होता है, और परंतु इसके माध्यम से एक बार में 2 लाख से ज्यादा का अंतरण नहीं हो सकता है। इसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए का निधि अंतरण हो सकता है। इस सेवा के प्रयोग के लिए शुल्क अदा करनी होती है। ये सर्विस जो है फ्री में नहीं है, परंतु जो एसबीआई के जो कस्टमर्स है इस सेवा को मुफ्त अवेल कर सकते हैं, एसबीआई उनसे चार्ज नहीं लेता है, ठीक है। तो आईएमपीएस भी देख लिया, ठीक है। इसमें से ध्यान रखिएगा, मैंने बताया कि इसमें से मैक्स टू मैक्स 2 लाख एक बार में आप इसका जो लिमिट है 2 लाख से ऊपर निधि ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ओके। यूपीआई देखो, यूपीआई से क्वेश्चन 2017 में नहीं 18 में आ चुका है, चेक कर लीजिएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो ये भीम है। अब देखो इस सुविधा को भी वो एनपीसीआई प्रदान करता है, इस सुविधा को एनपीसीआई ने ही तैयार किया है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सुविधा भी एनपीसीआई देता है। इसमें एक वॉलेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो ये भी पूछा, ये स्टेटमेंट जरूर बनाएगा। तो इसमें कोई वॉलेट की सुविधा नहीं है, यह एक वॉलेट नहीं है, पहले तो ये एकदम दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि ये जरूर अगर यहां से क्वेश्चन बनाएगा तो ये जरूर पूछेगा। तो इसमें कोई वॉलेट नहीं है। भीम में पैसे नहीं रखे जा सकते हैं, क्योंकि वॉलेट नहीं है तो पैसे नहीं रख सकते हो। भीम का जो प्रयोग है इसका किसी एक खाते से किसी दूसरे खाते में आप निधि ट्रांसफर कर सकते हो, और ये जो ट्रांसफर है वो तत्काल किया जा सकता है, इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। जब यूपीआई की जो है स्थापना हुई थी तो इसमें मात्र जो बड़े बड़े 19 बैंक जुड़े हुए थे, फिर धीरे धीरे लगभग सभी बैंक यूपीआई से जुड़ चुके हैं। यूपीआई के माध्यम से किसी भी खाते में निधि ट्रांसफर के लिए, निधि अंतरण के लिए लाभार्थी को खाता नंबर की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि आपका खाता नंबर हो। यूपीआई के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक का एक निश्चित कोड होता है, आपने देखा होगा, जैसे खासकर कोड बनाता है कि आपका नंबर और @YBL आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है, यही आपका यूपीआई आईडी होता है। तो उस कोड के माध्यम से निधि ट्रांसफर किया जा सकता है। अब यह विशेष जो कोड है लाभार्थी का मोबाइल नंबर भी हो सकता है, ईमेल आईडी भी हो सकता है, पैन हो सकता है, आधार हो सकता है, वो कोड किसी भी आधार पे बना सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में आपने देखा होगा @YBL करके लिखा होता है, जो यूपीआई आईडी, ठीक है। कई बार आप जब पेमेंट करने जाते हो ना तो वही यूपीआई आईडी है, जब आप जैसे आपका नाम या फिर मेल से बना के, तो मेल देता है कि जैसे मान लो कि मेल दिया और @YBL दिया, अगर नंबर से तो मोबाइल नंबर से आपका नंबर दिया, @YBL दिया, आपका पैन दे दिया, @YBL दे दिया, तो उसका मतलब वो आईडी वो जो एक प्रदान करता है, ठीक है। चलो आपने यूपीआई भीम भी देख लिया, बस इसमें से बाकी सारा चीज तो आपको आ जाएगा, बस इसमें कंफ्यूजन होगा कि वॉलेट, तो इसमें पैसा आप रख नहीं सकते हो, इसको तो वॉलेट नहीं ये प्रदान करता, ठीक है। अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखो भाई, एनपीसीआई की जो स्थापना है आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रयासों के माध्यम से करी गई। तो जो एनपीसीआई है इसकी स्थापना आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन इसके प्रयासों से हुई थी। इसकी स्थापना जो है खुदरा भुगतान और निपटारा के उद्देश्य से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे करी गई। कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत, जो कंपनी अधिनियम है, कंपनी एक्ट 1956, इसके अंतर्गत जिसका संशोधन 2013 में हालांकि किया गया है, तो एनपीसीआई की जो है स्थापना एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पे करी गई है। तो पहले तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये गैर लाभकारी संगठन है, नॉट फॉर प्रॉफिट, गैर लाभकारी संस्था है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट वर्क करती है।
एनपीसीआई ने रुपे, आईएमपीएस और भीम यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। इसकी स्थापना पेमेंट एंड सेटलमेंट जो सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत करी गई और एनपीसीआई के माध्यम से मात्र खुदरा भुगतान का निपटारा ही किया जाता है। इससे ज्यादा धनराशि का निपटारा नहीं होता है, इससे जो ज्यादा धनराशि है उसका निपटारा नहीं होता है। और प्रारंभ में मात्र जो 10 बड़े बैंक थे जो कि भारत में कार्यरत रहे हैं, तो उन्होंने ही एनपीसीआई में निवेश किया था। अब जैसे कि उन बैंकों को यह भी पूछा जा सकता है, तो उन बैंकों में कौन कौन शामिल था, तो एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, पीएनबी हो गए, यूनियन बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये पूछा जा सकता है। आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, सिटी बैंक हो गया, पढ़ाया है सिटी बैंक के भी बारे में, सिटी बैंक हो गया, और इसमें एचएसबीसी। ये इसमें से एनपीसीआई में इस समय जो प्रेजेंट में कुल 56 शेयर धारक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बैंक और था कोई, ठीक है। तो ये सभी बैंक हैं, एचएसबीसी हो तो गए, तो ये सभी बैंक हैं, ठीक है। एनपीसीआई में इस समय जितने भी शेयर होल्डर हैं वो टोटल मिलाकर के 56 हैं। एनपीसीआई भारत में कार्यरत एटीएम को भी आपस में ये क्या करती है, जोड़ती है। जो एटीएम हैं तो ये भारत में जितने भी कार्यरत हैं आपस में इनको भी क्या करती है, जोड़ती है। अब न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, अगला न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। देखो भैया, आरबीआई ने भारत में खुदरा भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नई अम्ब्रेला यूनिट यानी न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, इसकी इकाई की स्थापना की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यह इकाई जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लाभ यानी फॉर प्रॉफिट, ये लाभकारी संगठन है। इसी कानून की धारा 8 के तहत बिना लाभ हेतु नॉट फॉर प्रॉफिट ये क्या करते हैं, कार्य कर सकती है। अब आरबीआई इन जो इकाइयां हैं तो इन इकाइयों को भुगतान और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत ये जो अथॉरिटी भी सौंपेगी, मतलब प्राधिकार भी सौंपेगी। अब आरबीआई ने अधिसूचना में बताया कि भाई इस इकाई की स्थापना के लिए न्यूनतम आपको 500 करोड़ की संपत्ति यानी जो पेड अप कैपिटल है ये इसकी जरूरत होगी, और भारतीय नागरिकों द्वारा स्वामित्व धारित और नियंत्रित ऐसे इकाई को भुगतान तंत्र में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के जो प्रमोटर भी बन सकते हैं। इसमें से विदेशी निवेश एफडीआई जो सीमा है सरकार के निर्देशों के अकॉर्डिंगली जो डीआईपीपी है एंड एफई फेमा, आप जानते हैं मैं दोनों को समझा दूंगा, तो डीआईपीपी और फेमा इसके नियमों के अनुसार हो सकती है। इसकी जो स्थापना का उद्देश्य वर्तमान में इस क्षेत्र में जो कार्यरत एनपीसीआई के भार को कम करना है। एनपीसीआई पे बहुत ज्यादा भार हो चुका है। इसकी स्थापना से भुगतान प्रबंधन क्षेत्र में जो स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के जरिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। और ये इकाइयां एटीएम्स, आधार और जो आधार पे आधारित जो पेमेंट है, भुगतान है, जो सर्विसेज हैं, और जैसे कि कुछ व्हाइट लेबल जो पीओएस हैं, इनसे संबंधित भुगतान की पद्धतियां ये क्या करेगी, इजाद करेंगी। प्रौद्योगिकी और मानकों का विकास और निगरानी का भी एक कार्य करेगी। इसका जो कार्य होगा कि आर्थिक धोखाधड़ी और चिंताओं से संबंधित जो मुद्दों का समाधान करना भी होगा। 6 समूहों ने आरबीआई की अधिसूचना पर आवेदन प्रस्तुत किया है। इसमें से टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्री, पेटीएम ये सभी शामिल हैं, ठीक है। अगला है एमडीआर, बहुत सुना होगा एमडीआर के बारे में। ये कहाँ सुना होगा, जब आप बिग बाजार में जाते हो या फिर अब और कोई व्यक्ति बिग बाजार या कोई भी मॉल, और आपका वो व्यक्ति जानने वाला है जिससे आप कुछ खरीदना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कपड़े खरीदना चाह रहे हो, तो आपको व्यक्ति जानने वाला है तो क्या बोलेगा कि भाई एक काम करो कि अगर मैं आपके कार्ड से पैसा लूंगा तो मैं 1050 लूंगा, अन्यथा आप कैश दे दोगे तो 1000 में ही काम चल जाएगा, मतलब 1000 में ही काम चल जाएगा, नहीं अन्यथा 1050 लगेगा। ये 50 वो कार्ड से पैसा देने पे क्यों ले रहा है, जरा समझो इसके पीछे का खेला क्या है।
देखो, जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के प्रयोग से खरीदारी होती है, इसका प्रयोग करके खरीदारी करी जाती है, तब भुगतान का एक भाग दुकानदार के हिस्से से कट करके बैंक जो है वो सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को चला जाता है, जो वो पीओएस दे के रखा है। जो जो मान लो आप जिससे पैसा कटा रहे हो, कोई जैसे एसबीआई का लेके रखा है, पेटीएम पेमेंट बैंक का लेके रखा है, तो उस कंपनी को चला जाता है। और इसी हिस्से को मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर कहा जाता है। तो जो 50 रुपया है ना, जो मैंने बताया, मतलब इतना नहीं, मैंने उदाहरण दिया कि 10, 50 और 100 में, तो 50 रुपया वो कहां चला जाएगा? उस बैंक को चला जाएगा जो उस मतलब जो दुकानदार है, तो जो बैंक दुकानदार को सर्विस दे रहा है। अब कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने यह तय किया है कि भाई 2000 रुपए तक का अगर भुगतान होता है तो इसमें से एमडीआर का वहन सरकार करेगी, ना कि दुकानदार करेगा। तो अगर आप 2000 रुपए तक का क्या कर रहे हो कि अगर कार्ड से ले सकते हो, तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि देखो, लोग तो बस वही 1000, 2000, 1500, 3000 ऐसे में खरीदते हैं अगर कोई शर्ट या कुछ ऐसा कुछ खरीदना है। तो भाई इसके चलते, और मिडिल जो देखो, एक ऊपर जो एक हायरार्की है ना, जो अपर क्लास है वो ऑलरेडी सारी सेवाएं यूज ही कर रहा है, ठीक है, उसका डिजिटलाइजेशन ऑलरेडी हो ही चुका है। तो जब उसका डिजिटलीकरण हो चुका है, तो हमें वित्तीय समावेशन का क्या उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को, लोगों को बैंकिंग व्यवस्था या किसी भी माध्यम से जोड़ दो वित्तीय व्यवस्था से। तो भाई जो मध्यम क्लास है, अगर वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा, अगर 50 रुपया उससे काट लोगे आप तो अवॉइड करेगा। तो सरकार ने देखा कि भाई ये तो इशू है, तो उसने क्या कर दिया कि ये जो है एमडीआर, अब सरकार, एमडीआर ऐसा नहीं कि लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन इसका भुगतान सरकार करेगी, ना कि वो व्यक्ति करेगा, मतलब दुकानदार नहीं करेगा, ठीक है, बैंक को ये भुगतान सरकार करेगी, ठीक है। तो एमडीआर आपने देख लिया, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ओके, समझ गए हो ना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दूसरा है डिफरेंट टाइप ऑफ एटीएम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीएम। अब देखो, एटीएम को हम 6 प्रकारों में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो एटीएम है ना भाई, इसको 6 प्रकारों में क्लासिफाई किया जा सकता है। जरा देख लो कि ये कौन कौन से, कैसे कैसे। पहला है, पहले तो ये देख लो, 6 प्रकारों में बांटा जा सकता है, 6 प्रकारों में बांटा जा सकता है भाई। नंबर ए, अर्थात पहला है ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल पूछा जाता है, ठीक है, ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम, देखो, ये जो एटीएम है, जो एक मतलब ये जो ब्राउन लेवल एटीएम है, इसको अगेन 2 भागों में बांटा जा सकता है। ये वैसे एटीएम है जो कि एक बैंक के नाम पे कार्य करते हैं, तो इसको अगेन 2 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक ऑन साइट एटीएम, ऑन साइट एटीएम, एक ऑफ साइट एटीएम। ऑन साइट एटीएम और ऑफ साइट एटीएम क्या है? देखो, एक बैंक की शाखा के साथ, अगर मान लो कोई बैंक है, फॉर एग्जांपल कि कोई यहाँ पे मान लो कि बैंक है, पीएनबी है, और पीएनबी के अंदर ही जो एटीएम स्थापित है, वो ऑन साइट एटीएम बैंक की शाखा के साथ उपस्थित होते हैं। दूसरी तरफ जो ऑफ साइट एटीएम है, ये वैसे एटीएम है जो किसी एक बैंक की शाखा से कहीं दूर स्थापित है। फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, अलग अलग जगह होते हैं, तो ये ऑफ साइट एटीएम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? ऑफ साइट एटीएम कहलाते हैं। अब होता है इसमें से अगला व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम, देखो, व्हाइट लेवल एटीएम से तात्पर्य क्या है? ये व्हाइट लेवल जो एटीएम है, ये वैसे एटीएम है जिनकी जो स्थापना है मात्र महिलाओं के उपयोग के उद्देश्य से होती है। सॉरी, ये पिंक लेवल एटीएम है, व्हाइट लेवल एटीएम नहीं, पिंक लेवल और महिलाओं के उद्देश्य से। ये जो व्हाइट लेवल एटीएम है, इनकी स्थापना एनबीएफसी करता है। इनकी जो स्थापना है एनबीएफसी करता है, एनबीएफसी करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि टाटा इंडिकैश, टाटा इंडिकैश, ये व्हाइट लेवल एटीएम है, ठीक है। इनकी स्थापना कौन करता है भाई? एनबीएफसी करता है। नंबर थर्ड, पिंक लेवल एटीएम। पिंक लेवल एटीएम से तात्पर्य क्या है? ये ना, ये मात्र महिलाओं के उपयोग के लिए उद्देश्य से होते हैं, महिलाओं के उपयोग के उद्देश्य से होते हैं, उपयोग के उद्देश्य से होते हैं, उद्देश्य से होते हैं। चौथा है भाई ग्रीन लेवल एटीएम।
ग्रीन लेवल एटीएम, लेवल एटीएम। भाई ग्रीन लेवल एटीएम का मतलब क्या है? ये वैसे एटीएम है जो कि कृषि के उद्देश्य से, कृषि के उद्देश्य से खोले जाते हैं, ग्रीन लेवल एटीएम। पांचवा है येलो लेवल एटीएम। पूछा जा सकता है, मैं तभी ये पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। येलो, येलो लेवल एटीएम, येलो लेवल एटीएम। भाई येलो लेवल एटीएम का मतलब क्या है? ये वैसे एटीएम है जिनका उपयोग जो है ई कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए किया जाता है। इनका जो प्रयोग ऑनलाइन खरीद के उद्देश्य से होता है, ऑनलाइन, ऑनलाइन खरीद के उद्देश्य से इनका प्रयोग होता है ई कॉमर्स एटीएम का। नंबर 6 है ऑरेंज लेवल एटीएम, ऑरेंज, ऑरेंज लेवल एटीएम। ऑरेंज लेवल एटीएम मतलब इनका प्रयोग शेयरों की खरीद बिक्री के लिए होता है। ऐसे एटीएम हैं जिनका प्रयोग शेयरों की खरीद बिक्री के लिए, खरीद बिक्री के लिए किया जाता है। दिस इज ऑरेंज लेवल एटीएम। ओके, ये हो गया। अगला बेसल नॉर्म्स देख लो। अगला सब हेडिंग है हमारा बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स। ये बेसल नॉर्म्स क्या है, जरा इसे समझने का प्रयास करो। देखो, बेसल स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्थान का नाम है। ये ना स्विट्जरलैंड में एक स्थान है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में एक स्थान का नाम है। यहाँ बेसल कमिटी ऑन सुपर बैंकिंग का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बैंकिंग सुपरविजन का हेडक्वार्टर है, यहाँ मुख्यालय है। ठीक है। अब भाई ये जो बेसल समिति सदस्य देशों को बैंकिंग से संबंधित जोखिमों को कम करने का सुझाव देती है। जो बेसल के जो सदस्य देश हैं, तो एक बेसल कमिटी होती है, और ये बेसल कमिटी जो रिस्क फैक्टर है, जो सदस्य देशों को बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित उस रिस्क फैक्टर के लिए सुझाव देती है। क्या करती है भाई? ये सुझाव देती है। ठीक है। अब समय समय पर बेसल समिति सुझाव प्रस्तुत करती रही है। बेसल फर्स्ट, बेसल सेकंड, बेसल थर्ड कहा गया है इन सुझावों को। एक सदस्य देश को दिए गए सुझावों को अनिवार्य तौर से लागू करना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। चाहे तो वो लागू करे, अन्यथा ना लागू करे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, उसे जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। एक देश की केंद्रीय बैंक ही इन सुझावों को अपने देश में अनिवार्य तौर से लागू कर सकती है, मतलब उस पर कोई बाइंडिंग नहीं है। और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े जो 3 जोखिम हैं, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। वो कैसे कैसे? एक तो होता है क्रेडिट रिस्क से संबंधित, क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क से संबंधित। दूसरा है मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क। और तीसरा है ऑपरेशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क। देखो, बेसल समिति ने जब पहली बार सुझाव दिए थे तो इसको बेसल फर्स्ट कहा गया था। जब वेरी फर्स्ट टाइम इसने सुझाव दिया तो इसको बेसल फर्स्ट कहा गया। क्या कहा गया? बेसल फर्स्ट कहा गया। प्रारंभ में बेसल समिति मात्र ऋण से संबंधित जोखिमों के लिए सुझाव प्रस्तुत किया, और बेसल फर्स्ट के अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत बेसल समिति ने बैंकों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR रखने का सुझाव दिया। इसको CAR या CRAR भी कहते हैं। ठीक है। तो एक बैंक के द्वारा दिए गए कुल जोखिम भरे ऋण के एक निश्चित अनुपात के बराबर की जो संपत्ति है, इसी को CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं, जिसको बैंक अपने ही संसाधनों से, अपने ही लाभ से अलग निकाल करके अपने पास ही रख लेता है फॉर फ्यूचर रिस्क। अगर मान लो कोई इशू आता है फ्यूचर में, तो वो एक पैसा, एक निश्चित अमाउंट निकाल के रखा गया है, जो RBI डिसाइड करेगा।
ठीक है। तो ये बेसल फर्स्ट के आपने सुझाव देखा कि भाई कहा गया बेसल फर्स्ट में कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, बेसल समिति जो बेसल फर्स्ट के अंतर्गत सुझाव देती है, एक इसका जो जोखिम भरे ऋण के एक निश्चित अनुपात के बराबर एक आप परिसंपत्ति अपने संसाधनों से निकाल करके अपने पास रखोगे। इस संपत्ति का उपयोग बैंक आपातकालीन स्थितियों में कर सकती है। बेसल फर्स्ट में इसे 8% निर्धारित किया गया है। जो है बेसल फर्स्ट इसे 8% निर्धारित किया गया है। CAR कितना भाई? 8%। ध्यान रखिएगा, 8% निर्धारित किया गया है। भारत में इसे लागू करने की प्रक्रिया में RBI ने इसे 8% से बढ़ा करके 9% कर दिया, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब बेसल सेकंड की बात आती है। बेसल नॉर्म्स आप सुने होंगे ना, उसी की मैं बात कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। बेसल सेकंड, इसके दौरान समिति ने 3 प्रमुख सुझाव दिए हैं। इसमें क्या क्या सुझाव इस बेसल सेकंड के अंतर्गत? पहला सुझाव ये है कि बेसल समिति ऋण से संबंधित जोखिमों के साथ साथ परिचालन से संबंधित जो ऑपरेशनल कॉस्ट से रिलेटेड परिचालन से संबंधित जोखिम और बाजारी जोखिम के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी। ठीक है, तो ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क से संबंधित सुझाव प्रस्तुत करेगी। ठीक है। नंबर बी, बैंकों के नियंत्रण में केंद्रीय बैंक की भूमिका ज्यादा होनी चाहिए। देखो जरा मॉनेटरी पॉलिसी याद करो, और मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत मैंने पूरी मॉनेटरी पॉलिसी समझाई। फिर इसके बाद आपको बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत परसों के यानी लेक्चर में मैंने आपको नरसिम्हम कमेटी के सुझाव दिए थे। नरसिम्हम साहब क्या कह रहे थे कि आप जो बैंकों पे लगातार दबाव बनाते जा रहे हो ना, थोड़ा सा फ्री छोड़ो, उन्हें भी जीने दो। नरसिम्हम यही कह रहे थे ना कि भाई आप जो लगातार लगातार आप इनका जो अधिग्रहण करके नेशनलाइजेशन कर रहे हो, तो इनको थोड़ा सा फ्री छोड़ो, मतलब इन्हें ढील दो। लेकिन यही बेसल नॉर्म्स सेकंड के अंतर्गत जो पॉइंट सेकंड है वो क्या कह रहा है कि बैंकों के नियंत्रण में, बैंक से के कंट्रोल में RBI की भूमिका बढ़नी चाहिए, RBI की भूमिका होनी चाहिए। थर्ड क्या है? नंबर सी, इसमें से बैंकों को अपनी परिसंपत्ति और ज्यादा पारदर्शी तरीके से उजागर करनी चाहिए। मतलब बैंकों के ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। ठीक है, ये आपने देखा। अब ये तीनों सुझाव जो हैं बेसल थर्ड के पिलर भी कहे जाते हैं। ये तीनों सुझाव बेसल थर्ड के क्या है? ये पिलर के तौर पे जाने जाते हैं, स्तंभ के तौर पे जाने जाते हैं। अमेरिकी मंदी के उपरांत यह स्पष्ट हो गया कि भाई सरकार को दिए गए ऋण में भी जोखिम उपस्थित है, और बेसल थर्ड में यह तय किया गया कि सरकार को दिए गए ऋण के बदले CAR रखा जाएगा। मतलब आपने सरकार को भी पैसा दिया है तो भी CAR रखा जाएगा। बेसल थर्ड के अंतर्गत कहा गया है कि CAR को 2.5% बढ़ाया गया और इसे बढ़े हुए हिस्से को कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी कहा जाता है। जो बेसल थर्ड में कहा गया कि भाई सरकार को भी पैसा देते हो, इसमें भी रिस्क है, तो इसको CAR 2.5% से बढ़ा दो, और इसी को क्या कहा गया है? कैपिटल कंजर्वेशन बफर कहा गया है, CCB कंजर्वेशन बफर कहा गया है, ताकि यह तय किया गया कि जिन वर्षों में ऋण का प्रवाह सामान्य से कहीं ज्यादा है तो बैंकों को 2.5% अतिरिक्त CAR के तौर पे बफर रखना होगा, जिसे काउंटर साइक्लिक बफर भी कहा जाएगा। और भारत में बेसल थर्ड के मानदंडों को वर्ष 2013 से धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। 31 मार्च 2019 तक इसको पूरी तरीके से लागू किया जाना था, परंतु कोविड संकट के दौरान सरकार के द्वारा यह आग्रह के कारण RBI ने इस तारीख को बढ़ाकर के 31 मार्च 2020 कर दिया, 31 मार्च 2020 कर दिया था। कोरोना महामारी से उत्पन्न जो आर्थिक संकट के कारण बेसल समिति ने यह समय सीमा को खुद ही बढ़ा करके 2023 तक कर दिया है, बेसल समिति ने। और भारत में RBI ने पुनः इस तारीख को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा करके, जो कि है यहां से 1 मार्च 2021 कर दिया है। RBI ने पुनः इसे अक्टूबर में, जो 1 अक्टूबर 2021 को बढ़ा दिया है। ठीक है। अब भारत में जो है NBFC को 15% क्या है? CAR रखना पड़ता है।
एनबीएफसी के लिए जो सीआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है इसको कितना 15% रखना पड़ता है, ये आपने देखा। ठीक है, दूसरा जरा समझो, इसमें से स्विफ्ट एक दूसरा मैं केस बता रहा हूं आपको। आपको एक केस याद होगा, जब इसी को फ्रॉड करते हुए जो नीरव मोदी ने स्विफ्ट का प्रयोग करते हुए फ्रॉड कर दिया था। ये देखो ये क्या है, ये अगला टर्मिनोलॉजी है या सब हेडिंग है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट, क्या स्विफ्ट। देखो भाई, जो इसकी स्थापना है ना, जो स्विफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, सॉरी, इस जो स्विफ्ट है ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। क्या है भाई, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो एक मतलब इसके माध्यम से पूरे विश्व में बैंक एक दूसरे को वित्तीय संदेश या निर्देश भेजते हैं इस स्विफ्ट के माध्यम से, जो कि यह इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। क्या है, बैंक एक दूसरे को इसके माध्यम से एसएमएस भेजते हैं। क्या कहते हैं भाई, एसएमएस भेजते हैं। इसकी जो स्थापना है 1973 में 7 बैंकों ने मिलकर करी थी, 7 बड़े बैंकों ने इसकी स्थापना मिलकर करी थी। 4 वर्षों के निरंतर परीक्षण के बाद इसमें ये 1977 में यह सक्रिय हो गई। ये जो है 1977 में एक्टिव हो गई। इसका जो सर्वर है वो बेल्जियम में उपस्थित है। इसे टेलेक्स नाम से पहले उपस्थित प्लेटफॉर्म को प्रतिस्थापित किया। इससे पहले एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था टेलेक्स, और इसका जो सेंट्रलाइज सर्वर है वो कहां, बेल्जियम में है। पहले एक ये टेलेक्स सर्विस होती थी, इसको इसने प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, स्विफ्ट के प्रयोग के माध्यम से 2 खातों में जो कि अलग अलग देशों में उपस्थित हैं, इनके बीच जो ऑनलाइन निधि अंतरण के उद्देश्य से निवेदन और संचार किया जा सकता है। 2 अलग अलग, दोबारा सुनना, ये जो मतलब ये जो स्विफ्ट है इसका प्रयोग करके अलग अलग देशों में ये उपस्थित, जो कि इनके बीच जो ऑनलाइन जो फंड ट्रांसफर है, जो निधि अंतरण है, इसके उद्देश्य से मतलब एक मैसेज किया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है टेलेक्स ने स्विफ्ट के माध्यम से। इस टेलेक्स को स्विफ्ट ने प्रतिस्थापित किया। ध्यान रखिएगा, जो स्विफ्ट का प्रयोग 200 से ज्यादा देश, इसका जो प्रयोग है 200 से ज्यादा देश कर रहे हैं, और ये ऐसे क्षेत्रों में 11,000 से ज्यादा बैंक, 11,000 से ज्यादा बैंक और वित्तीय संस्थान करते हैं। एक बैंक के सभी शाखाओं का अपना अलग स्विफ्ट कोड होता है, अपना अलग स्विफ्ट कोड होता है। यह उस शाखा की अंतरराष्ट्रीय पहचान कही जा सकती है। स्विफ्ट जिसका प्रयोग 2 बैंक आपस में संदेश का आदान प्रदान करते हैं और इसी के माध्यम से वो पैसा ट्रांसफर करते हैं। इसी का प्रयोग करके इसी के माध्यम से नीरव मोदी वाला जो मामला है पीएनबी में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है ये जारी किया गया था। और स्विफ्ट जो कोड है वो 8 से 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है, वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे करके ये घोटाला स्कैम किया था नीरव मोदी जी ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नीरव मोदी अब जीत तो नहीं। नेशनल, चलो नाबार्ड देख लो। नाबार्ड देखो भाई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। देखो, नाबार्ड अधिनियम 1981 के अंतर्गत, नाबार्ड एक्ट 1981 में ये एक्ट पारित किया गया। परंतु जो नाबार्ड की स्थापना है जाके 1 साल बाद 1982 में हुई। और इसकी स्थापना जो है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से, शिवरमन समिति, अगेन सुनिएगा, शिवरमन समिति के सुझावों के आधार पे इसकी स्थापना हुई थी, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो इसका अगेन सुनिएगा, एक बार यूपीएससी ने इसके यानी फुल फॉर्म से क्वेश्चन बना लिया था।
तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ठीक है। नेशनल बैंक, तो ये जहां ए आप देख पा रहे हो, ये ए मतलब एक तरीके से साइलेंट टाइप है यहाँ पे, ठीक है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर ए यानी, और ये रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पता चले यहाँ ए से कोई वर्ड दे दे, कुछ भी दे देगा और आप यहां से कंफ्यूज हो जाओगे, या ऐसा ही कर दे कि इस एग्रीकल्चर को यहां पे कर दे, तो यहां ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ चुका है, तो कभी भी स्टेट सिविल सर्विस का तो ये पेट क्वेश्चन बन सकता है और पूछ सकता है स्टेट सिविल सर्विस। जो नाबार्ड की स्थापना है 1982 में शिवरमन समिति के सुझाव के आधार पर करी गई। इसकी स्थापना भारत सरकार और आरबीआई के बीच 50-50% यानी इसकी मालिकाना मतलब जो मालिकाना अधिकार है वो 50-50% था, मतलब 50-50% की साझेदारी से की गई थी। कुल जो पूंजी निवेश है इसका 100 करोड़ रुपया किया गया था। पूंजी निवेश कितना भाई? 100 करोड़, 100 करोड़ रुपया का था पूंजी निवेश इसमें से। और जो नाबार्ड है ये एक रीफाइनेंस एजेंसी है। वो नाबार्ड वास्तव में कोई एक बैंक नहीं है, ये एक डेवलपमेंट बैंक है जो कि यह मात्र विकास के उद्देश्य से ऋण देता है। यह रीफाइनेंस एजेंसी है, ये रीफाइनेंस संस्थान है, ये एक पुनर्वित्त मतलब संस्थान के तौर पे कार्य करता है। वर्तमान में आरबीआई के पास नाबार्ड में कोई हिस्सेदारी नहीं है। भारत सरकार के पास अब कंप्लीट 100% की हिस्सेदारी नाबार्ड की चली गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। सरकार जो है नाबार्ड में पूंजी लगाती है और नाबार्ड उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करता है जो कि आगे कृषि या ग्रामीण विकास को ऋण देते हैं, ठीक है। अब नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालय अलग अलग राज्यों की जो राजधानियां हैं वहां पर हैं। और नाबार्ड एक व्यक्ति को यानी प्रत्यक्ष लोन नहीं दे सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहो तो प्रत्यक्ष लोन नहीं मिल सकता है। यह कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास, इन सारी चीजों के लिए राज्य सरकारों को, निगमों, सहकारी समितियों, इनको प्रत्यक्ष ऋण देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के प्रावधानों को भी नाबार्ड ने ही जारी किया था, परंतु जो केसीसी है वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक आरआरबी इत्यादि जारी कर सकते हैं। जिला स्तरीय ऋण योजनाएं तैयार करके ग्रामीण विकास के लिए जो बैंकिंग उद्योगों को निर्देशित और प्रेरित भी करती है। यह कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी का निरीक्षण भी ये नाबार्ड बैंक करती है। और ये ग्रामीण भारत में जो विकास के उद्देश्य से विशिष्ट लक्ष्य उन्मुखी यानी जो एक प्रॉपर लक्ष्य के लिए उसके विभागों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को मजबूत करने का प्रयास करती है। जो नाबार्ड है, तो नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय योगदानों के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और यह 18 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के लिए एक लॉन्ग टर्म ऋण दिलवाती है। लघु अवधि के लिए ऋण दिलवा करके यह कृषि को बढ़ावा देने का मतलब प्रयास करती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में भी सहयोग करती है। नाबार्ड ही ग्रामीण और संरचना विकास जो निधि है RIDF इसका नियोजन और नियंत्रण करती है। गोदाम संरचना कोष, वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, तो खाद्य प्रसंस्करण निधि और उत्पादक संगठन प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, प्राथमिक कृषि समितियां यानी PACS और उत्पादक संगठन विकास कोष, इन सभी के ये सभी जो है नाबार्ड के तत्वावधान में आते हैं, नाबार्ड के ही अंतर्गत ये कार्य करते हैं। सूक्ष्म वित्तीयन के क्षेत्र में जो SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम नाबार्ड ने 1992 में ही शुरू किया था। मैंने जब SHG पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि भाई ये जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है नाबार्ड ने शुरू किया था, तो यहाँ भी सुन लीजिए। KCC, रुपे किसान कार्ड, ये सारे नाबार्ड के जो मतलब नाबार्ड ने ही कृषि हेतु संस्थागत ऋण की प्राप्ति को आसान बनाया। इंक्यूबेशन जो सेंटर है, कौशल विकास है, जलवायु तन्य कृषि, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड कृषि में नवाचार को भी समर्थन दे रही है। नाबार्ड संशोधन अधिनियम 2017 के माध्यम से केंद्र सरकार को नाबार्ड की पूंजी को पूर्व से 5,000 करोड़ से बढ़ा करके 30,000 CR
30,000 करोड़ रुपए करने की अनुमति दी गई है। और इस अधिनियम के जरिए आरबीआई के जो शेयर हैं वो केंद्र सरकार को हस्तांतरित किए गए हैं। संशोधित कानून से नाबार्ड को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए और सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक के लिए निवेश वाले उद्योगों को मशीनरी और संयंत्रों के लिए ऋण और सुविधाएं प्रदान करने का भी दायित्व दिया गया है। तो ये तो भाई रहा नाबार्ड के बारे में। उम्मीद करता हूं यहां से इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, अगला है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी अलग से एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत क्वेश्चन यहां से आता है। अब केसीसी की व्यवस्था 1998 में, केसीसी है इसकी व्यवस्था 1998 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को संस्थागत ऋण प्रणाली से जोड़ने का है। इस कार्यक्रम ने जो किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाने और उनके वित्तीय समावेशन के महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। केसीसी के जरिए इसमें से कुछ मतलब जैसे कि कुछ उद्देश्यों को ऋण प्रदान किया जाता है। किन किन उद्देश्यों को केसीसी के जरिए ऋण प्रदान किया जाता है? तो पहला तो ये कि ये जो केसीसी की व्यवस्था है 1998 में शुरू करी गई और इसका उद्देश्य किसानों को संस्थागत ऋण प्रदान करवाने का है, संस्थागत व्यवस्था से जोड़ने का है। ठीक है, अब देखो भाई, इसके अंतर्गत फसल की बुआई से संबंधित जो लघु आवधिक यानी शॉर्ट टर्म जरूरतों को पूरा करने के लिए केसीसी के अंतर्गत पैसा दिया जाता है। कटाई के बाद जो खर्च होते हैं उसके लिए भी केसीसी के अंतर्गत जो लोन दिया जाता है। विपणन यानी मार्केटिंग के लिए, कृषक परिवारों के उपभोग आवश्यकताओं के लिए, कृषि से संबंधित गतिविधियों से जुड़ी परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु जो कार्यशील पूंजी के तौर पे, और कृषि से संबंधित गतिविधियों में छोटे निवेश की जरूरतों के लिए। तो ये सभी क्या है, पैसा केसीसी के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा लोन एट फिक्स्ड रेट, लोन एट फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टीजर लोन। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमारा ये है टीजर लोन, टीजर लोन, टीजर। अब देखो, जब हम ऋण जो फिक्स्ड रेट यानी सुनिश्चित दर पर लेते हैं तो ऋण की जो परिपक्वता की अवधि तक ब्याज की दर समान रहती है। लोन एट फिक्स्ड रेट में जो इसका ब्याज का मैच्योरिटी पीरियड है वो जब तक मतलब इसका टाइम है वो तब तक ये समान रहती है, ये ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट नहीं होती है। यदि बैंक नए ग्राहकों के लिए ब्याज की दर परिवर्तित करती है तब भी जो पहले के ग्राहक हैं उनके लिए ब्याज की दर क्या है, समान रहेगी, उनकी ब्याज चेंज नहीं होगी। ये फ्लोटिंग लोन एट फिक्स्ड रेट कहा जाता है। दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये परिवर्तनशील ऋण ब्याज दर होती है। इसमें से ग्राहकों के लिए जो ब्याज की दर समय के साथ ये परिवर्तित होती रहती है, और यदि बैंक के नए ग्राहकों के लिए पहले की अपेक्षा दर को चेंज किया जा रहा है तो उनका जो पहले वाले ग्राहक है उनका भी जो है जो इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा, फ्लैक्चुएट होता रहेगा। अगर मान लो कम हो रहा है तो कम होगा, बढ़ रहा है तो बढ़ भी जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब ये टाइम टू टाइम फ्लोट होता रहता है अगर आप इस पे लेते हैं। ठीक है, वर्तमान ग्राहकों के लिए ब्याज की दर समय के साथ परिवर्तित होती रहेगी। यदि बैंक के नए ग्राहक के लिए ब्याज की दर परिवर्तित करती है तो वर्तमान ग्राहकों के लिए भी ब्याज की दर में परिवर्तन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यदि ब्याज की दर पहले से ही उच्च है और इसके नीचे आने की संभावना ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में ऋण को ऋण परिवर्तनशील दर पे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि पहले बहुत उच्च है और वो नीचे आएगी। वहीं दूसरी ओर यदि ब्याज की दर पहले से निम्न है और उसके ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है तब ऋणी को जो है सुनिश्चित दर पे यानी जो लोन एट फिक्स्ड रेट पे ऋण लेना चाहिए। ठीक है, अब एक आता है तीसरा टीजर लोन। टीजर लोन क्या है, देखो पहले तो ये बता दूं टीजर लोन भारत में प्रतिबंधित है, और टीजर लोन में बैंक जो है ब्याज की निम्न दर प्रकाशित करते हैं। इसके साथ कई सारी शर्तें भी लागू होती हैं। ब्याज की जो है पहले निम्न दर दिखा के, लो रेट दिखा करके लोगों को लोक लुभावना से ये लोक लुभावित करते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बैंकिंग जो अकाउंट बैंकिंग से संबंधित लिटरेसी बहुत पुअर है, तो इसके चलते बाद में उन्हें क्या होता है, टीजर में क्या होता है कि लोक लुभावन चीजें दिखाई जाती हैं ताकि आप मूवी देखें। वही ऐसे ही होता है टीजर लोन में भी। टीजर लोन में पहले बहुत ब्याज दर कम होती है और अचानक से ये हाइक होने लगती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ लिटरेसी बैंकिंग से संबंधित बहुत रिगार्डिंग कम है, तो टीजर लोन भारत में क्या है, बैन है, प्रतिबंधित है।
ठीक है, तो लोन एट फिक्स्ड रेट, लोन एट फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और टीजर लोन, इन तीनों चीजों को देखा। इसके आगे हम ना कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।